लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो सरकार हमारे देश में बैठी है वो इतनी कमजोर है कि वो हमारे सिर्फ चंद नौजवानों से घबरा गई, डर गई। कब तक हमें ऐसे अपनी सिटीजनशिप को हमें बताना पड़ेगा कि हम भी इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं? कि उमर खालिद को कोई रिग्रेट नहीं है, ना उनके हौसले टूटे, और सिर्फ उमर के नहीं, जितने साथी जेल में बंद हैं उनके हौसले भी। जैसे ही खालिद बेल पर आए, अगले दिन मरियम सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बैग से अपनी डायरी निकाल के लाई। बोलती है कि अब्बू सबसे पहले मेरी डायरी में आप अपने खुद के साइन करो, क्योंकि मम्मा 5 साल से आपके साइन करती है। लिखता है कुए बातिल का ये अजब मौजूदा है, मकबूल पर साजिश शिरकत का मुकदमा है। अथर मिन्नत इंसाफ किससे करे यहाँ, अथर मिन्नत इंसाफ किससे करे यहाँ। मुंसिफ सरे तस्वीर में खम, सरे कुए कातिल खड़ा है, सरे कुए कातिल खड़ा है। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं JNU-SU को मुबारकबाद देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज 5 साल उमर की गिरफ्तारी को 5 साल मुकम्मल होने पर आज ये प्रोग्राम किया। और आज हम वो सब साथी जो आज जेल में बंद हैं उन सबको याद कर रहे हैं। मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूँ, उमर ने एक संघर्ष किया था और इन सब साथियों ने एक संघर्ष किया था UAP इसके CAA के खिलाफ, ये कह के कि एक हमारे देश के अंदर इस संविधान के होते हुए पार्लियामेंट कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास नहीं कर सकती, और उसी की सजा इन लोगों को दी गई है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि उमर खालिद को कोई रिग्रेट नहीं है इसको, ना उनके हौसले टूटे, और सिर्फ उमर के नहीं, जितने साथी जेल में बंद हैं उनके हौसले भी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम फैमिली के लोगों ने भी इस चैलेंज को कबूल किया है। हम ये मानते हैं कि जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप किसी के खिलाफ लड़ाई करेंगे, किसी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के खिलाफ, कभी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो वो आवाज़ इतनी आसानी से सुनी नहीं जाएगी, उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ होगी जिस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो सरकार हमारे देश में बैठी है वो इतनी कमज़ोर है कि वो हमारे सिर्फ चंद नौजवानों से घबरा गई, डर गई। उन्हें यह लगा कि एक नई लीडरशिप खड़ी हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में जब यहाँ पे उमर खालिद और उनके साथियों ने एक प्रोग्राम किया था और उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगाया गया था, जिसमें कन्हैया कुमार, अनिरबान और उमर खालिद कुछ दिन के लिए जेल भी गए। लेकिन वो केस कहाँ गया आप जानते हैं? जाहिर बात है कि पुलिस इस तरह के केसेस बनाती है जिसमें लंबी लंबी चार्जशीट होती है। 30,000 पन्नों की चार्जशीट है। अगर आप पूरी चार्जशीट को देखेंगे, पहली चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो केस को ऐसा बना दिया जाता है कि आसानी से बेल न मिले। 700-800 गवाह खड़े कर दिए गए, जिनके नाम तक डिक्लेयर करने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही सरकार। उनके अल्फा, बीटा, गामा इस तरह के नाम उसमें दिए गए हैं। तो ये केस पूरा कमजोर केस है, और यही वजह है कि हमारे वकील ने अदालत में ये कहा था ये तो फैमिली मैन की स्क्रिप्ट है, इसमें क्या है, अलिफ लैला की दास्तान है, एक के बाद कड़ियां जुड़ाई जा रही है, सब फेक, फैब्रिकेटेड, कंकॉक्टेड एविडेंसेस लगाकर जो है केस को किया गया। तो ये कोशिश ये की जाती है, और सिर्फ आज की बात नहीं है। मुझे अफसोस साथ ये कहना पड़ता है कि हम ये कहते हैं कि ये सरकार जुल्म कर रही है, लेकिन आप ये देखिए ये दास्तान हमारे देश में खुद JNU के लोग इस तरह के इशूज पे बात उठाते रहते हैं। इसलिए मैं खास तौर से बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो काले कानून है, चाहे वो टाडा था पहले, फिर कोटा था, एस्पा है, मकोका है, गजकोका है, और फिर ये UAP है, ये सब काले कानून जो है वो संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ, उनसे कंट्रडिक्ट करते हैं और फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देते हैं। एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या इस तरह के एक सियाह कानून की कोई गुंजाइश है? आप बताइए। ये संघर्ष सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए कि हमारे चंद साथी जेल में बंद हैं उनको बाहर निकाला जाए। हमारा संघर्ष उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि ये सियाह कानून, ये काले कानून, ये ब्लैक क्लास वापस नहीं लिए आते। इसलिए कि आज ये लोग गए, कल कोई और बेगुनाह आदमी चला जाएगा जेल में और बरसों रहेगा। ये जो काले कानून है पुलिस को इतने ज्यादा इख्तियारात दे देते हैं, इतने ज्यादा पावर दे देते हैं कि उनको कोई शर्म नहीं आती है झूठे इल्जाम लगाने के ऊपर में। ऐसे विटनेसेस हैं कि आप ठहरेंगे नहीं। आप सोचिए 5 साल हो गए हैं, अभी सिर्फ चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए। तो आप सोच सकते हैं जब चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए हैं तो जब केस शुरू होगा तो कितने साल तक चलेगा।
हमने देखा है कि टाडा में भी और कोटा में भी और फिर यूएपीए में भी 17 साल 18 साल 20 साल तक लोग जेल में रहे, उसके बाद पाया। सवाल ये पैदा होता है, जिन लोगों ने चार्जेस फ्रेम किए, जिन लोगों ने चार्जशीट लिखी, उनको तो अवार्ड मिल गया, उनकी तो पोस्टिंग बढ़ गई आगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग बाद में बेगुनाह साबित होंगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे जाएगी, उसका इल्जाम किस पे जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस केस के? ये सवाल करना चाहिए हमको लोकतंत्र के अंदर कि हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को ये काले कानून खत्म कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है, वो अभी सिर्फ इन बच्चों को जेल से बाहर निकालने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इस तरह के काले कानून। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो वोट पर होती है, इलेक्शन पे होती है। किस तरह से इलेक्शन मैनिपुलेट हो रहे हैं, किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। तो फिर ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो मैनिपुलेटेड तरीके से आए हैं पावर, वो उन्होंने कोई पब्लिक का सपोर्ट हासिल नहीं किया है। उन्होंने यानी इलेक्शन को रिग किया, इलेक्शन में चोरी की, जाली वोट डाले, ईवीएम को मैनेज किया और आज पावर में बैठे हुए हैं। वो पब्लिक के भेजे हुए लोग नहीं है, उन्होंने मैनिपुलेट करके पावर हासिल किया है। तो जो लोग मैनिपुलेट करके पावर हासिल करते हैं वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में भी खिलवाड़ करते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म कर देते हैं। तो हमारा कहना ये है कि हमें ये लड़ाई लंबी लड़ाई लड़नी है। और मैं आपसे ये अश्योर यानी आपको ये अश्योर करता हूँ कि ये लोग बाहर आएंगे तो ये खामोश घर में नहीं बैठ जाएंगे, डर नहीं जाएंगे, जैसा कि और आमतौर पर लोग होता है कि लंबी लड़ाई के बाद थक जाते हैं, डर जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये कहते हैं कि हम अपनी लड़ाई जारी रखें। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी ये जेएनयू का इतिहास रहा है कि आपने कमजोरों की, मार्जिनलाइज्ड तबके की लड़ाई लड़ी है और उमर उसके अंदर फोरफ्रंट पे रहे। तो अभी भी वो ये हिम्मत रखते हैं, ये हौसला रखते हैं कि बाहर आने के बाद फिर हम इस लड़ाई को जारी रखें। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम किया, लेकिन हमें इस तरह के प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहिए। धन्यवाद। इनकलाब साथियों, आप सबने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादातर सभी साथियों ने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके के हालात हैं हम सबके। जो ये सरकार, ये प्रशासन चाह रही है हमें तोड़ना, हमें गिराना, या जिस भी तबके को ये खुश करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को वो खुशी हासिल हुई है। ये इन लोगों ने बता दिया है कि जिस तरीके से इन लोगों ने हाई कोर्ट का जो फैसला रद्द करा है, हमारे बेल को इन लोगों ने रद्द करा है, उससे पता चल रहा है कि ये कितने किलसे हुए हैं। क्योंकि 2-2.5 साल से सिर्फ और सिर्फ सुनवाई होना, जज के तबादले या फिर उनका रिटायरमेंट, मतलब एकदम लास्ट मूवमेंट पे आगे बता दिया जाता है कि अब जज साहब ये केस नहीं सुन रहे, वो चले गए। लास्ट एक केस हुआ था जब खालिद की सुनवाई हुई थी, तो खालिद का केस एक पहले नंबर पर ही सुना गया था। इतने सारे लोग उनके बाद में आए थे सब। तो जब हम ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, इस वाले का नहीं, इससे पहले एक और हाई कोर्ट में सेम केस चला था, तो जज साहब का कहना था कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने केस क्या सुना था खालिद का। इस तरीके के जवाब हमें हाई कोर्ट से सुनने को मिले। देन उसके बाद में इतने दिन सबकी सुनवाइयाँ हुई, सबके केस चले, खालिद का, उमर का, बाकी सभी के अब लगा कि चलो कुछ नहीं तो कुछ लोगों को तो मिलेगी, कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद तो जागेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर से वही जज मैडम आती हैं। हम मतलब उस दिन का मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे बच्चे 2 नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद, वहाँ सबको बता के आए कि आज अब्बू का और सभी का ऑर्डर आने वाला है, तो तैयारी कर लेना, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। 2-2:30 बजे के करीब घर आए, हम लोगों ने जल्दी से लिंक से ओपन करा और हम अपने टेबल पे बैठ गए इसको सुनने के लिए। जज साहब आते हैं, मतलब एक मैडम बैठती है, दूसरे जज साहब बैठे भी नहीं है ठीक से, कि वो आते ही बोल देती है सारी बेल डिसमिस हो गई है, सारे मतलब ये 3 वर्ड बोलने के लिए आपने हमें 2.5 साल खींचा। 2.5 साल हाई कोर्ट में आपको बेल नहीं देनी थी। आपको ये बताना था कि तुम मुसलमान हो, तुमने संविधान पढ़ा है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम सड़कों पे आके आवाज उठाते हो, तुम
तुम्हें तुम्हारा हक पता है, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हें क्या नहीं मांगना, पर हम चाहते हैं कि तुम डरो, तुम्हारी पूरी सोसाइटी डरे, तुम्हारे जैसे लोग डरे, ताकि वो हमसे सवाल ना करें। तो हम ये चाहते हैं कि तुम इसी तरीके से रगड़ो और 2.5 साल बाद आके हम तुम्हें ये आईना दिखाते हैं कि तुम्हारी सबकी बेल डिसमिस, अब तुम दोबारा वहीं खड़े हो। सिर्फ एक बेल डिसमिस नहीं है। उस टाइम पर मैंने अपने बच्चों की आंखों में उम्मीदें टूटती देखी। मैंने अपने बच्चों की, मेरी बेटी सेम एज की है, छोटी सी है वो भी। अभी हाल फिलहाल में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी तो खालिद आए थे 10 दिन के लिए। खालिद बोल के भी गए कि अब तो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, और ये 10 दिन तो हमने जो थोड़ी सी मस्ती करी ये ट्रेलर है। क्योंकि जब खालिद गए थे मेरी छोटी वाली बेटी 5.5-6 साल की थी, बड़ा बेटा 11 साल का, छोटा बेटा 11 साल का, उससे बड़ा वाला 13 साल का था। एक बहुत लंबा अरसा है, इतने बड़े बच्चे हो गए जो उनके साथ उनके अब्बू ने खेला था बचपन में। खासतौर से मरियम को बहुत सारी चीजें मिस हो गई थी। आपको बताओ, जब खालिद बेल पे आए थे ना, तो एक छोटी सी चीज होती है, आपके सबके साथ हुआ होगा, आपकी फर्स्ट डायरी में साइन, पेरेंट साइन, वो फादर मदर के दोनों के होते हैं। तो मैं मरियम का जब एडमिशन हुआ था लॉकडाउन के बाद, तो उसके जो डायरी के अंदर मैं ही उसके अब्बू के साइन भी मैं ही कर रही थी। मैं सिर्फ नाम लिख देती थी खालिद सैफी और अपना नाम अपने साइन कर देती थी। जैसे ही खालिद बेल पर आए, अगले दिन मरियम सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बैग से अपनी डायरी निकाल के लाई। बोलती है कि अब्बू सबसे पहले मेरी डायरी में आप अपने खुद के साइन करो, क्योंकि मम्मा 5 साल से आपके साइन करती है। 2-3 दिन स्कूल नहीं गई थी, अपने अब्बू से खुद से एप्लीकेशन लिखवाई। और एक उसका सपना था जो वो हर रोज सुबह बोलती थी, मम्मा मुझे भाई छोड़ने जाते हैं मेरे स्टैंड पर मैं अब्बू के साथ जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे अब्बू लेके जाएं स्टैंड पर। तो कहा, मेरा बेटा जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आया, उसके नेक्स्ट डे उसको स्कूल जाना था, तो वो अपने अब्बू के साथ में सुबह उठ के स्टैंड पर गई और सबको दिखा रही है, अपने जितनी भी सारी लड़कियां उसके साथ में थी सबको बता रही है कि मेरे अब्बू है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़े मायने तो नहीं रखती, पर ये ऐसी चीजें हैं जो हम सबकी जिंदगियों से मिस होती जा रही हैं। हमारे बच्चे अपने आप ही बड़े हो रहे हैं, उनकी बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी यादों में रह गई हैं, और ये इस चीज को मजाक समझ रहे हैं। हमारी जिंदगियों के साथ खेलना इनके लिए गेम बन रहा है। पर ये जितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, जितना भी इनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, हम डर जाएंगे, ना हम डरे हैं। जेल जाने वाले को सिर्फ एक डर होता है कि हमारी फैमिली का बाहर क्या होगा, हमारी फैमिली के साथ कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, हमारी फैमिली के कोई सपोर्ट में है या नहीं है। सब सपोर्ट में है, ये हम बताते हैं उन्हें, सबको पता है। आप सबका साथ, आप सब लोगों का आवाज उठाना उन लोगों की हिम्मत बढ़ाता है। मैंने एक बात पहले, बहुत पहले कभी कही थी कि, और जो खालिद भी कहते हैं कि भगत सिंह सबको चाहिए पर अपने घर से नहीं चाहिए। अरे भाई, अगर अपने घर से नहीं चाहिए, जिसके घर से निकल रहा है उसका सपोर्ट ही कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। सभी की आवाज दबाना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा कौन? उसके लिए उसके सपोर्ट बन जाओ बस, और किसी को कुछ नहीं चाहिए। जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो सब हमारी चल रही है और एंड तक चलेंगी, बेल होने तक ही नहीं, ये आखिर तक चलेंगी, जब तक इस केस को आखिर तक नहीं पहुंचा देंगे। इस केस में इन लोगों ने, जो भी दिल्ली पुलिस ने हम लोगों पर इल्जाम लगाए हैं, खालिद के साथ जिन लोगों ने टॉर्चर करा था, जिन लोगों ने खालिद को व्हील चेयर पे लेके आए, जिन्होंने खालिद के पैर तोड़े, जिन्होंने, मैंने आज तक ये बात नहीं बोली थी पर अब बहुत हो गया। उन लोगों को भी अब कहीं से भी नहीं छोड़ा जाएगा। खालिद की बेल होने के बाद में भी इस लड़ाई को हम एंड तक लड़ेंगे। छात्रों ने राजनीतिक बंधुओं की फैमिली को यहाँ बुलाया जेएनयू के अंदर, हमारे दुख दर्द बांटे, हमारी बात सुनी और हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। मुझे लगता है जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई में छात्रों की, नौजवानों का बहुत होना बहुत जरूरी है। यूएपीए जैसे काले कानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत है और उस आंदोलन की अगुवाई जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय ही कर सकता है।
और मुझे उम्मीद है कि जेएनयू इस आंदोलन को खड़ा करेगा। आखिर के अंदर एक अतर ने एक क्या कहते हैं शेर लिख के भेजा था और उसने कहा था मामू की सोशल मीडिया से पोस्ट करना है, लेकिन वो उस वक्त इस शेर को समझ नहीं पाया और आपको आपके सामने उसको पढ़ रहा हूँ। वो लिखता है, कुए बातिल का ये अजब मौजूदा है, मकतूल पर साजिश कत्ल का मुकदमा है। अथर मिन्नत इंसाफ किससे करे यहाँ, अथर मिन्नत इंसाफ किससे करे यहाँ, मुंसिफ सरे तस्लीम रकम सरे कुए कातिल खड़ा है, सरे कुए कातिल खड़ा है। बात इसी जुमले से शुरू होगी क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही जुमला है जो मोदी जी ने बोला था। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां जो मोदी जी ने बोला था वो चुनावी जुमला था। बेल नियम है और जेल अफवाद, ऐसा लगता है ये कानूनी जुमला है। 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद ऐसा लगता है कि सत्ता के दबाव में पूरा सिस्टम हमसे कह रहा है तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए जेल ही नियम है और बेल अफवाद। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 सितंबर को यूएपीए की जमानत के मामलों में 2 फैसले आए हैं। पहला दिल्ली हाई कोर्ट का, दूसरा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। दिल्ली दंगों के मामले में 5.5 सालों से जेलों में बंद हमारे दोस्त उमर खालिद सैफी, शर्जील इमाम, ईरान हैदर, शादाब अहमद, जुल्फिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, तस्लीम अहमद, सलीम खान और अतर खान की इन सब की जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। और उसी दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यूएपीए में बंद सुखजिंदर सिंह को जमानत दे दी। 2 जजों की बेंच ये कहते हुए जमानत देती है कि पिछले 5 साल 2 महीने से ये जेल में है। इस मामले में चार्जशीट 2021 में दाखिल की गई थी, लेकिन मुकदमे के सभी 36 गवाहों की गवाही अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए उनको जमानत दी जाती है। अब जरा देखिए मेरे दोस्तों का हाल। उन्हें 5.5 साल हो गए जेल में। इस मुकदमे में 700 गवाह हैं, 700 गवाह, और अब तक ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब आप सोचिए 36 गवाह और 700 गवाहों में कितना फर्क है। 5 साल 2 महीने और 5.5 सालों में कितना फर्क है, ये सवाल है। और ये कानून सबके लिए बराबर है, ये सिर्फ एक माइंडसेट है और हमें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। सबूत के तौर पर ये दोनों जजमेंट आपके सामने है। एक ही कानून की किताब पढ़कर बने जजों के यूएपीए के कानून में बेल सुनते वक्त दोनों बेंचों के 2 अलग अलग फैसले, क्योंकि आरोपी की पहचान अलग है। ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी नाइंसाफी है हमारे लिए। पिछले 5.5 सालों में हर रोज की हमारे पास एक नई कहानी है। अगर उसको बताई जाए तो बहुत वक्त बीत जाएगा। अथर को इन 5.5 सालों में 2 बार इंटरिम बेल मिली, एक उसकी कजिन की शादी पर, दूसरी उसकी दादी की डेथ पर। 20 जून को अथर की दादी का इंतकाल हो गया, लेकिन अफसोस अथर अपनी दादी की मिट्टी में शरीक नहीं हो सका और वो अपनी दादी की शक्ल नहीं देख पाया, क्योंकि कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी और वेकेशन जज बैठे थे। हमारे वकीलों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 2 घंटे सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गए कि वेकेशन कोर्ट ये मान ही नहीं रहा था कि ये मामला उसकी जुरिडिक्शन में आता है। घंटों की बहस के बाद जब एप्लीकेशन ली गई तब तक शाम के 5 बज चुके थे और अगले दिन की तारीख दी गई और उसके बाद उसको 3 दिन की बेल मिली। आज मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ और बार बार ये सोचता हूँ, अगर कल को अतर की नानी को, मुझको, अतर की अम्मी अब्बू को कुछ हो जाता है तो क्या हम इस तरह फिर बार बार एक दूसरे के पास भागते फिरेंगे? और क्या अतर हम लोगों की भी शक्लें नहीं देख पाएगा और हमें भी मिट्टी नहीं दे पाएगा? इस बात से ये बातें बहुत परेशान करती हैं। बेल रिजेक्ट होने के बाद हम सब लोग बहुत डिस्टर्ब थे, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था, अतर से भी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। 2 तारीख को बेल रिजेक्ट होने के बाद मैं हिम्मत करके 11 तारीख को अतर से मिलने गया। अतर हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ सामने से आया और बोला, मामू कोई बात नहीं, शायद अभी जेल में और रोटी पानी बाकी है, अभी शायद और रहना पड़ेगा यहाँ पे। अतर की ये बात सुनकर और दूसरे साथियों से मिलने के बाद जब उनकी बातें सुनते हैं तो मायूसी कम हो जाती है। मायूसी कम तो हो जाती है, लेकिन हमें मालूम है ये लड़ाई बहुत लंबी है और हम लोग इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। सिर्फ इस लड़ाई को इंसाफ मिलने के अंत तक नहीं लड़ा जाएगा। हमारे देश के भाईचारा खाने वालों के और इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली सोच रखने वालों के अंत तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। हम लड़ेंगे सिर्फ अथर के लिए नहीं, सिर्फ जेलों में बंद साथियों के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के हर उस इंसान के लिए जो इंसाफ, बराबरी और मोहब्बत में यकीन रखता है। उन सब लोगों के साथ जिनको इस आरएसएस बीजेपी सरकार के अंदर जबरदस्ती अनजस्ट तरीके से कई सालों से जेल में बंद करके रखा गया है। साथियों, हम पूछना चाहते हैं कि उनका जुर्म क्या था? क्या था उनका जुर्म? उनका जुर्म यही था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ रहे थे। वो कम्युनल लॉज के अगेंस्ट
लेकिन इस मुल्क में, इस देश में जब एक मुसलमान डिसेंट दिखाता है तो उसे इसी तरीके से टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, उसे कॉन्स्पिरेटर घोषित किया जाता है, उसके ऊपर राइटर का लेबल चिपका दिया जाता है। साथियों, हम जानना चाहते हैं इस सरकार से कि आखिर कब तक मुसलमानों को ये झेलना पड़ेगा? कब तक हमें ऐसे अपनी सिटीजनशिप को हमें बताना पड़ेगा कि हम भी इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं? हम पूछना चाहते हैं उन सब लोगों से जो चुप रहते हैं जब इस तरीके के इनजस्टिसेस होते हैं। हम पूछना चाहते हैं उस न्यायपालिका से जो कॉम्प्लिसेट है, उन सब लोगों को आज जो वो जेल में बंद है, जो उनकी फैमिली सफर कर रहे हैं, जो उनके रिलेटिव सफर कर रहे हैं, उनके पेन को हम यहाँ से सलाम करते हैं, सॉलिडारिटी पेश करते हैं। ये जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, ये हम देखते हैं कि किस तरीके से लगातार बेल रिजेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे ट्रायल्स को डिले किया जाता है, हम कैसे देखते हैं कि एविडेंस को फैब्रिकेट किया जाता है और उसी को सच माना जाता है। हम पूछना चाहते हैं और सवाल करना चाहते हैं इस न्यायपालिका से कि आप कब तक इस तरीके से आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और मुसलमानों पर इस तरीके से जुल्म होता रहेगा? साथियों, आज हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते और उन सबको जो लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं हमारे साथ, उन सारे फैमिली मेंबर्स को टाइम देना चाहते हैं ताकि वो आप सबके सामने रख सके कि वो लोग क्या क्या सफर कर रहे हैं आज की डेट में, जब उनको इनजस्टिस उनके लिए रोका किया जा रहा है, उनके लिए जस्टिस को रोका जा रहा है। जब हम लोग सब साथ में, जब तक हम लोग खड़े नहीं होंगे इस इनजस्टिस के खिलाफ, जब तक जितने भी, चाहे वो दलित हो, महिलाएं हो, चाहे वो जितने मुसलमान हो, वर्किंग क्लास हो, हम सबको यहाँ से आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके से जो आप मुसलमानों को डिह्यूमनाइज करते हैं, जिस तरीके से उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से उनको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनके डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये सब नहीं झेलेंगे और हम सब एक साथ लड़ेंगे। इन सभी साथियों की रिहाई के लिए हम सब इकट्ठा लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद।